वियतनामी बौद्ध धर्म गुरु थाय हुए दिएयू ने अपील की है कि भारत को म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध को रोकने और वहां शांति प्रयासों की पहल करनी चाहिए। बोध गया में वियतनामी मॉनेस्ट्री के संस्थापक थाय हुए दिएयू ने कहा है कि भारत के पास बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक प्रभुत्व भी है और इसकी मदद से म्यांमार में वो विद्रोहियों और वहां की सेना के बीच शांति वार्ता की शुरुआत कराने में मध्यस्थता निभा सकता है। बौद्ध धर्म गुरु ये भी कहते हैं कि म्यांमार में बौद्ध धर्म के दिखाए मार्ग पर सही तरीके से चलते हुए हिंसा का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में समाधान निकालने पर फोकस नहीं दिख रहा, इसलिए समस्या बढ़ती जा रही है। हाल ही में मिजोरम में लगभग 5000 की संख्या में म्यांमार से हिंसा का शिकार हुए लोग घुस आए। इनमें म्यांमार की सेना के जवान भी शामिल थे। हालांकि मिजोरम की पुलिस का ये कहना है कि लगभग सभी जवानों को म्यांमार को सौंप दिया गया है, लेकिन भारतीय सीमा से सटे म्यांमार के इलाकों में जो हिंसा हो रही है वो एक बढ़ती हुई चुनौती है। इस पर समय रहते ध्यान देना और इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी भी दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अशांत म्यांमार और भारत की बढ़ती चुनौती, खास करके पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह से सीमा पर और राज्यों में भी इसका असर दिख रहा है, तो ये एक यकीनन बढ़ती हुई और उभरती हुई चुनौतियां भारत की सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने बनी हुई हैं। कुछ सवाल इससे जुड़े हुए हैं स्ट्रेट टॉक में जो हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल क्या है, आज के नज़र डाल लेते हैं। भारत म्यांमार के हजारों शरणार्थियों की स्थिति पर चुप्पी क्यों साधे हुए है, क्योंकि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट केंद्र सरकार की तरफ से भी नहीं दिखता है कि उसकी क्या रणनीति है या फिर वो किस तरह से इस मसले को देख रहा है। क्या भारत मिजोरम में सीमा पर हो रही हिंसा को अनदेखा कर रहा है? एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या मिजोरम में सीमा पर जो हिंसा हो रही है उसे भारत अनदेखा कर रहा है, और अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों है? क्या भारत की एक्ट ईस्ट नीति ढीली पड़ती नजर आ रही है? यानी एक्ट ईस्ट नीति के तहत जो ये सीमावर्ती पड़ोसी देश हैं, इनके साथ जो संबंध है हमारे, ये क्या वर्तमान में केंद्र सरकार की एक ढीली नीति के रूप में देखा जा रहा है? क्या भारत की लोकतांत्रिक ताकत वाली जो छवि है जनजातीय इलाकों में कमज़ोर हुई है, चाहे वो बांग्लादेश के जनजातीय इलाके क्यों ना हो, म्यांमार क्यों ना हो, या फिर जो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ पर क्यों ना हो? और एक सवाल ये भी कि क्या बौद्ध धर्म डिप्लोमेसी से पूर्वोत्तर राज्यों और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश का समाधान निकाला जा सकता है? इन सभी तमाम गंभीर सवालों पर हमारे साथ जुड़ चुका है आज का बहुत ही प्रबुद्ध पैनल। आइए उनका स्वागत करते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सर आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रोफेसर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत में उत्कर्ष सर आपसे ही करना चाहूँगी। हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह से हज़ारों की संख्या में सीमा पार से घुसाए म्यांमार की तरफ से शरणार्थी, 5000 इनकी संख्या, म्यांमार की सेना के भी घायल जवान इस ओर अपनी जान बचाने के लिए घुस आए। कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती ये जो इलाके हैं मिजोरम के, यहाँ पर चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, और इस चुनौती को आप किस तरह से देख रहे हैं और केंद्र सरकार की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? उत्कर्ष सर। देखिए, निश्चित तौर पर नेहा, जिस तरह से म्यांमार में हालात हैं और पिछले 2 साल से ये हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। विद्रोहियों की ताकत बढ़ रही है और वहाँ का जो सैन्य शासन है जुंटा, वो बहुत कमजोर पड़ रहा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये हुई जो अभी हुई। हालांकि म्यांमार से तकरीबन 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अभी तक, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन भारत की सीमा के भीतर सीधे सीधे 5000 लोग का आना और उसके अलावा 79 के करीब सोल्जर्स का, और ये सोल्जर्स भागे हुए थे जब इनके कैंप्स के ऊपर रिबेल ग्रुप्स ने कब्जा कर लिया, तो ये भागे, ये भारत की सीमा में घुसे और वहां पे असम राइफल्स के जवानों ने इनको टैकल किया और इनको वापस डिप्लॉय किया। लेकिन ये जो 5000 लोग आए, इनमें बहुत सारे लोग घायल हैं, बहुत सारे लोग भूखे हैं, परेशान हैं,
और इनमें से अभी भी बहुत सारे लोगों को मिजोरम के हॉस्पिटल्स में रखा हुआ है, आइजोल में और दूसरे हॉस्पिटल्स में, चंपई में हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ह्यूमन लाइन के ऊपर तो ये बात है कि हाँ ठीक है हम करेंगे, लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, तो ये हालात थोड़े खतरनाक दिखते हैं, क्योंकि अभी मणिपुर की हिंसा थमी नहीं है। मणिपुर का जो संघर्ष है वो जातीय संघर्ष है। इस बात को इसलिए यहाँ मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि म्यांमार में भी जो जनजातियां हैं सीमाओं के उस पार, वो बहुत हद तक सिमिलर हैं कुकी से या दूसरी जनजातियों से। तो जब याद करें हम लोग कि जब मणिपुर में जब हिंसा भड़की थी तो वहां पर एक संभावना आई थी और ये कहा गया था कि इसमें म्यांमार के लोगों का भी हाथ है, हो सकता है, या वहां से इन्फ्लुएंस है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि अब तो छुप के बात नहीं, अब तो बोल आ गए 5,000, वो 5,000 अब किस प्रोसेस से वापस जाएंगे, और 5,000 के बाद कोई नहीं आएगा क्योंकि हालात बहुत खराब हो रहे हैं। भारत सरकार की इस वक्त की समस्या बहुत विचित्र है। ये समस्या इसलिए है कि अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखिए और भारत के सराउंडिंग स्टेट्स को देखिए, किसी के साथ भी भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हों ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है। आप देखिए मालदीव्स में नई सरकार बनी और उसने कैंपेन भी किया और पहला एजेंडा भी रखा जी कि इंडियन सोल्जर्स को हम बाहर करेंगे, और उसको सपोर्ट मिला। तो इसका मतलब ये है कि सरकार जीत रही है एंटी इंडिया फीलिंग के ऊपर। पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो सबको पता है। इवन अफगानिस्तान में गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिश्ता बचा नहीं है, तालिबान को हमने अभी मान्यता दी नहीं है, लेकिन जो है जैसे है चल रहा है, पता नहीं कैसे चल रहा है। बांग्लादेश के साथ बहुत कंफर्टेबल, हमेशा आप दावा नहीं कर सकते हैं कि कंफर्टेबल है क्योंकि चाइना प्ले कर रहा है वहां पर जी। नेपाल के साथ भी यही दिक्कत है, और अब म्यांमार। और म्यांमार इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका बॉर्डर उन इलाकों से लगता है जो पहले से बहुत डिफिकल्ट जोन रहा है भारत के लिए। अब ऐसे में आप साइलेंस, पॉलिटिक्स ऑफ साइलेंस रखेंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन कंफ्यूजन क्या है, मैं इस बात से बहुत चकित हुआ था जब ऑंग सांग सूकी की शासन वाले म्यांमार में जब फिर एक बार 2 साल पहले जब तख्ता पलट किया बर्मी आर्मी ने जी। तो उस वक्त भी भारत सरकार साइलेंट रही। उसने उस जुंटा के खिलाफ कोई बहुत तगड़ा स्टैंड नहीं लिया या डेमोक्रेटिक लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं किया। वो बिल्कुल साइलेंस, अपने आप को एक साइलेंट पोजीशन में रखी रही जी। ओके, जस्ट वेट की बात, हमारा कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने के नतीजे अब म्यांमार में जो हो रहे हैं उसके असर तो अपने ऊपर आएंगे, बिल्कुल आने शुरू हो गए। सो कहीं ना कहीं इंटरवीन करना, ट्रैक 2 चलाना ठीक है, हम मान सकते हैं कि डायरेक्ट आप नहीं हैंडल करना चाहते, लेकिन ट्रैक 2 डिप्लोमेसी तो हमेशा ऐसे हालात में होती रही है। बिल्कुल वो डिप्लोमेसी कहां दिख रही है? क्योंकि मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के जो जनजातियां हैं जिनका कल्चरली या अदरवाइज सिमिलैरिटी है म्यांमार में, उनके एक्सपर्ट्स का म्यांमार के इंटेलेक्चुअल्स के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है और लंबे टाइम तक नहीं थी, तो वो ट्रैक बना ही नहीं जिसको कि आप इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही विस्तार से उस स्थिति को समझाने की कोशिश की है और हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी समझेंगे कि जब हम इन जनजातियों के इलाकों और वहाँ पर अशांति की बात करते हैं और भारत के रोल की बात करते हैं तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में जो कि भारत की शुरुआत से ही छवि रही है, आखिर क्यों ऐसा लगता है कि इस लोकतांत्रिक ताकत की छवि को भी एक बड़े स्तर पर नुकसान पहुँचा है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल कि इन सभी इलाकों में जिस तरह से पूर्वोत्तर राज्य हमारे लगातार हिंसा का
सामना कर रहे हैं। मिजोरम की बात की जाए तो सीमा पर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहाँ से शरणार्थी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। वहाँ पर मिजोरम में मणिपुर से भी भागे हुए शरणार्थी पहले से ही मौजूद हैं। तो ये पूरी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं जो अस्थिरता पैदा कर रही हैं, और ये अस्थिरता जो है केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सीमा जो है बहुत लंबी चौड़ी सीमा है। लगभग म्यांमार और का जो चीन प्रांत है, मिजोरम जो है, इसमें 510 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़े हुए। ब्रह्मदीप, आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? उत्कर्ष सर ने बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे हम उत्तर में चीन के साथ हमारा सीमा पर तनाव है, अगर पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ है। ऐसे में क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं पूर्वोत्तर में इस तरह की स्थिति जो देखने को मिल रही है, और हम चुप्पी साधे हुए हैं? क्या रणनीति नजर आती है केंद्र सरकार की? लेकिन ऐसी जो भारत की आंतरिक समस्या बड़ी गहरी है। यहाँ पर जातीयता भी, यहाँ पर सांप्रदायिकता भी, यहाँ पर भाषावाद भी है, यहाँ पर क्षेत्रीयतावाद भी है, और यहाँ पर तमाम तरीके की समस्या देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलती है। लेकिन आप जब पूर्वोत्तर की बात करते हैं तो वहां पर जातीयता भी दिखेगी, आपको सांप्रदायिकता दिखेगी, क्षेत्रवाद भी दिखेगा, भाषावाद भी दिखेगा। इसका मतलब यह है कि ये वो इलाका है जो बहुत ही सुरक्षा से संवेदनशील है, और इस संवेदनशीलता को इस प्रकार आजादी इन इलाकों मिलती रही, झगड़े थे, इन सबसे हम निपटने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। इन सब में सबसे बड़ी सरकारों का जी, मुझे लगता है प्रोफेसर आपकी आवाज़ जो है हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, बीच बीच में रुक रुक कर आ रही है। तो मैं उत्कर्ष सर से यही बात समझने की कोशिश करती हूँ, और आपसे निवेदन है कि आप हमें जो है दोबारा से संपर्क कर सकते हैं। उत्कर्ष सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जैसा कि प्रोफेसर ने भी बोला कि कहीं ना कहीं जो है हमारी केंद्र सरकार की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं जो समस्या है उसको और ज़्यादा गंभीर बना रही है। उत्कर्ष सर, असल में देखिए, अगर हम इस वक्त की भारत सरकार के काम करने के तरीकों को देखते हैं तो हम एक चीज पाते हैं कि जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है हमारी सरकार खामोश हो जाती है जी। और ये हमने हर जगह देखा। मतलब अभी तक मणिपुर में अगर इंटरनल इश्यूज के ऊपर बात करें तो मणिपुर के पूरे मामले को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री ने कोई बड़ा स्टैंड लिया नहीं है, या कोई बहुत ऐसा दिख नहीं रहा है कि बहुत सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है या कोई इंटरवेंशन हो रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। जो है वो ठीक है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे देख ले वो देख ले। लेकिन जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स के साथ डील करते हैं तो बहुत सेंसिटिव इशू होता है, और ऐसे में मतलब एक्यूट साइलेंस अफोर्डेबल नहीं होता है। आप देखिए, कंट्री के इंटरेस्ट को देखने की अगर बात करें तो आप ये देखिए कि यूएस अपनी बाउंड्री से कितनी दूर तक जाके इंटरवीन करता है, या रशिया अपनी बाउंड्री से आके कितनी दूर तक इंटरवीन करता है। यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन की जो ताकतें हैं वो अफ्रीका में इंटरवीन करती हैं जी, और हम अपने बॉर्डर्स पे इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ रिलेशनशिप किस कंट्री की क्या है ये भी बहुत अनडिफाइंड है, सिवाय पाकिस्तान के जो एक बड़ा इशू है, खासतौर से कम्युनल लाइन पे भी बहुत सेटिस्फाई करता है कुछ लोगों को, इसलिए पाकिस्तान बड़ा एजेंडा बना होता है। लेकिन हम लद्दाख में जाके चुप हो जाते हैं। गलवान के भीतर जो कुछ हुआ उसको लेकर के हाई लेवल डिस्कशन में हम गए नहीं, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ये कह दिया कि भाई अपने से मजबूत से लड़ना समझदारी नहीं है, तो इसको क्या माने। खैर, बहरहाल अब हम चले म्यांमार की तरफ जी। म्यांमार देखिए, सिर्फ मिजोरम का सवाल नहीं है। मिजोरम में 500 किलोमीटर का बॉर्डर है, टोटल लगभग 1600 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंडिया म्यांमार साझा करते हैं जी। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वो इलाका है, याद करिए कि कितने दिन पहले तक नागा रिबेलियंस यहाँ एक्टिव थे, या और उनको सीमा पार से समर्थन मिल रहा था जी। इवन आप देखिए, जब बोडोलैंड का आंदोलन असम में हुआ तो उस वक्त म्यांमार में ही शेल्टर था, और आर्म भी वहीं से आ रहे थे।
तो म्यांमार तो हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है ना हमारे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सबसे लंबा बॉर्डर तो वहीं लगता है या फिर बांग्लादेश ईस्टर्न बॉर्डर में है। तो अगर ऐसे में भारत की जो विदेश मंत्रालय है वो निगाह रख रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बात बिल्कुल समझने की है कि ऐसा नहीं हो सकता इग्नोरेंस है, लेकिन इंटरवीन क्या है? नहीं उत्कर्ष सर, मुझे ये पॉलिसी समझ में नहीं आती कि हम लगातार स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उस बारीकी से नजर बनाए हुए स्टेटमेंट का उसका रिफ्लेक्शन क्या है? उस सिचुएशन पे जो है आप एब्सेंट दिखते हो। अगर आपकी तरफ से कोई जो सीरियसनेस नहीं दिखती, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इतनी बड़ी तादाद में म्यांमार की सीमा से लोग घुस आए हैं, वहां पर जो है सेना खुद कह रही है और पुलिस कह रही है मिजोरम की जो सीमा पर लगातार छिटपुट अभी कंट्रोल पे है स्थिति, लेकिन हिंसक घटनाएं तो हो रही हैं। ऐसे में यही तो प्रॉब्लम यही है ना कि मिजोरम के डीजीपी का स्टेटमेंट तो आ गया, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन यहीं से निकल रहा है। लेकिन अब बात क्या है कि ठीक है वेट एंड वॉच तक चलता है, लेकिन ये आज की घटना नहीं, हम तब तक इंतजार नहीं करते हैं ना जब हमारे घर में आग पहुंच जाए, तब तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 साल पहले जब मिलिट्री कू हुआ और सूकी को फिर हिरासत में ले लिया गया, सूकी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है म्यांमार की, हालांकि उनके साथ ह्यूमन राइट्स के तमाम इश्यूज कंट्रोवर्सीज अपनी जगह पे हैं, बट आफ्टर डिस्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है। अब वहां पे डेमोक्रेसी को कू के जरिए खत्म करके अगर एक ग्रुप आता है आर्मी जनरल्स का, तो उसके साथ हमारे रिलेशनशिप को आपको निश्चित तौर पर फिर से डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ग्रुप रहा नहीं। और आंग सान सू की के साथ क्या है कि उनका पूरा बचपन हिंदुस्तान में बीता है, भारत के भीतर उनकी परवरिश हुई है, उनके फादर डिप्लोमेट थे और वो उनके अपने रिश्ते बहुत हैं यहाँ पे। ऐसे असेट को अचानक आप छोड़ दें तो ये बात ठीक नहीं होती है। और भारत म्यांमार के बीच में ऐसा दिखाई देता है कि भारत सरकार कभी भी, अब जैसे ये पूरी घटना में मैं देख रहा था कि चाइना ने अपील करनी शुरू की है, चाइना बोलना शुरू कर चुका है, हालांकि चाइना भी इस मामले में थोड़ा फंसा हुआ है। पर उत्कर्ष सर, ये जो कंडीशंस है ये फेवरेबल चाइना है। कहीं ना कहीं भारत सरकार अगर वहाँ के मिलिट्री शासन को भी जिस तरह से वहाँ पर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती नजर आती है, तो भारत सरकार के ये सारे जो प्रयास है, ये सारी जो एक्टिविटीज है, ये चाइना को फेवर पहुंचाते हुए नजर आते हैं। इसलिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपसे समझना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं भारत सरकार की चुप्पी कह लीजिए या फिर म्यांमार में जो सैन्य शासन के साथ जो संबंध कह लीजिए, ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं जो कि चाइना को फेवर कर रहा है। और भारत की खामोशी, ये अब ऐसा लग रहा है कि आंग सान सू की जो भी थी, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ जो है, क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक पावर है इस पूरे इलाके में, आप एक सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पावर हैं और ये जो है आपको बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट करती है यूएन में। ये पूरी परिस्थितियां प्रो चाइना दिखती हैं। ब्रह्मदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। लेकिन जी बिल्कुल पूर्वोत्तर राज्य की संवेदनशीलता, सामरिक सुरक्षा को लेकर इतनी गंभीरता जितनी भारतीय सरकार को दिखाना चाहिए, या पूर्वोत्तर की जो संवेदनशीलता को हमारी सरकारों, पूर्व सरकारों ने समझा है, उसके बाद जो कुछ म्यांमार में हो रहा है, भारत सरकार की जो चुप्पी वो हैरान तो कर देती है। क्योंकि अंततः भारत वो देश है जो लोकतंत्र का दुनिया में सबसे बड़ा समर्थक है। हम संयुक्त राष्ट्र में जोर से तरीके से लोकतंत्र के लिए लड़ते रहे। हमने दक्षिण अफ्रीका को तब तक दक्षिण अफ्रीका भारत के जब तक ने भी तो वो देश अपने कैसे सकता है, जबकि पूर्वोत्तर समूह है, पूर्वोत्तर के जो सांप्रदायिक समूह है या पूर्वोत्तर जो भाषाई समूह, ये सब जी आ रही है, लेकिन समस्या वही है, रुक रुक कर आ रही है, लेकिन आप बात पूरी कीजिए, मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ जी।
तो नेहा जी, सबसे अफसोस की बात है कि आप यदि म्यांमार के मामलों में चुप रहते हैं तो म्यांमार को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वहां पर अराकान ग्रुप है, वहां पर जुंटा की अपनी सेना है, वहां पर कई जाति समूह है। दूसरी बात यह भी कि नागा जो है, नागा जाति के लोग इधर उधर बॉर्डर के आसपास आते रहते हैं। नागा ग्रुपों का जो जारी है, तो आप म्यांमार के असम का मतलब ये स्पष्ट है कि भारत के उत्तर राज्यों में शांति, भारत के उत्तर राज्यों में शांति का मतलब यह है कि जो कई दशकों से बड़े प्रयासों के बाद अपने समूह जो चुप कराया है, बिल्कुल बिल्कुल, यदि उनके बीच हिंसा भड़क गई तो इसका प्रभाव उत्तर तक जाएगा, इसका प्रभाव नेपाल में भी जाएगा। वहां पर के जो माओवादी है वो भी मजबूत होंगे, इसका प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक वो अराकान आर्मी जिसके फायदे लेकर हमने पूर्वोत्तर के कई जाति समूह को निपटाया था, लेकिन बाद में उस अराकान आर्मी को हम सहायता देना बंद कर दी। तो अब वो अराकान आर्मी जो है वो वापस मजबूत हो गई है, और उसके मजबूत होने का मतलब यह है कि जो बांग्लादेश के जो सांप्रदायिक समूह है या जो जमायते हिंद जैसी जो पार्टियां है, राजनीतिक पार्टियां, वो हाथ मिलाकर भारत के उत्तर राज्यों की सुरक्षा बहुत ज्यादा कर सकती है। जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए दर्शकों को उनके पास लेकर चलते हैं। उत्कर्ष सर, आपसे ये समझना चाहती हूँ मैं कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी है, और मिजोरम में अभी हाल ही में चुनाव भी हुए हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि पीएम आते हैं तो मैं उनके साथ स्टेज शेयर नहीं करूँगा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मिजोरम जैसा संवेदनशील राज्य है, क्योंकि आप दोनों ही जो एक्सपर्ट्स हैं सबने कहा, दोनों ने ही ये माना है कि बहुत ही अहम हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि जो सीमा है यहाँ पर बाड़बंदी तो की नहीं जा सकती है, जो भू संरचना है इस जगह की बहुत ही जटिल है। ऐसे में इस स्टेट के शासक मणिपुर को इतना इग्नोरेंट कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं, और इसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं उत्कर्ष सर? देखिए, एक तो खास बात यह है कि जो आपने कहा जैसा कि यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि आप बाड़बंदी नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा एक चीज और है, एक रिलैक्सेशन है इंडिया म्यांमार के बीच में। 25 किलोमीटर तक दोनों तरफ आप आ जा सकते हैं जी। और दूसरा ये कि 31,500 की फिगर पहले थी शरणार्थियों की, और 5,000 और नए जुड़ गए। मिजोरम के सीएम का बयान भी आपने बताया, और इंटरेस्टिंग बात है कि वही बयान में वो ये भी कह रहे थे, अगर मैं उसी बयान को रेफर कर रहा हूं तो जी, कि इनका आना हमारे लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद भी है, क्योंकि मिजो और ये भाई भाई हैं। तो अब हो सकता है इमोशन की बात कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि फिर अब सवाल ये है कि आप याद करें कि असम के चुनाव में कितना बड़ा एजेंडा बन गया था शरणार्थियों का, बांग्लादेशी शरणार्थियों का एजेंडा जी। और दूसरी तरफ मणिपुर में भी जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जब बहुत तेज हो गया, तो भी ये कहा गया कि म्यांमार से जो आए हैं वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो जो मैती और कुकी में इम्बैलेंस हो रहा है, और इसकी वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। ऐसे में मिजोरम में भी वही बात हो रही है जी। तो ये संभव है कि मिजो और जो चिन इलाके से जो लोग आए हैं वो जनजातीय रूप से एक हों जी, लेकिन उनमें से कितने मिक्सअप हो जाएंगे, कितने फिर बाद में वोटिंग राइट, वो डेमोग्राफी बदलती है, और डेमोग्राफी जब बदलती है तो उसके बहुत सारे रिपर्शन होते ही है। अब ऐसे में मिजोरम एक ऐसा राज्य था जहां चुनाव हो रहा था, अभी चुनाव वोटिंग हुई है, और मिजोरम के सिटिंग सीएम ने जो एक टाइम तक एनडीए का हिस्सा भी रहे, उन्होंने भी कहा कि हम नहीं करेंगे। दूसरा, मणिपुर और मिजोरम के बीच में जब उधर से भाग के आए मणिपुर से मिजोरम काफी लोग आए उस संघर्ष के बीच में, तब भी एक तनाव हुआ। तो ये कुल मिला के सिचुएशन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है जिसको आप चुपचाप तो नहीं देखना चाहिए, आपको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इशू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी है और इंटरनल पॉलिटिक्स का भी है जी। तो एक सवाल मैं समझ लेना चाहती हूँ जी, जिसमें एलिमेंट है जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी को भी बहुत असर डाल रहा है, आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कंपैरिजन में
जी बिल्कुल। ये जो पीएम का जो वहां पर आना और वहां के जो, अगर मणिपुर की भी सरकार कहती है, वहां के राजनीतिक दल भी अभी हाल ही में राज्यपाल से मिलकर कहते हैं कि पीएम का दखल जरूरी है। वहां पर जो सीएम है मिजोरम के, वो भी कहते हैं कि पीएम अगर चाहें तो ये प्रयास जो है रंग ला सकते हैं। ऐसे में पीएम वहां पर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां अगर पीएम नहीं जा रहे, उनकी लगातार अनदेखी हो रही है, तो इसकी कीमत तो भारत को अपने सीमा पर जो सुरक्षा है वो खतरे में डालकर चुकानी पड़ रही है। एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। प्रोफेसर जी, उत्कर्ष सर बात जी, अजीब सी बात है कि हमारे पीएम या हमारे कैबिनेट के जो बड़े नेता हैं, हमारे होम मिनिस्टर तो एक बार गए मणिपुर, लेकिन उसके बाद से वो भी खामोश हो गए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जाते हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जाते हैं, वो कभी नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे हालिया दिनों में जाते हमें नहीं दिखाई दिए। फॉरेन मिनिस्टर हमारे यूएन में और दुनिया भर में बहुत स्टेटमेंट्स, बहुत कड़ी हैंडलिंग दिखाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसके ऊपर नहीं दिया। तो ये जो डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट के वो पार्ट है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, भाई आपका डिफेंस मिनिस्टर है, आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, आपका होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चलिए ठीक है, वो उनका अपना है, वो अपने कैलकुलेशंस है, और बड़ी दिक्कत की बात है कि हर चीज कैलकुलेशंस पे देखी जाएगी तो बहुत दिक्कत होती है, और लेकिन वो हमने देखा कि उनका कैलकुलेशन अपना अलग चलता है। लेकिन एज ए गवर्नमेंट इन टॉप 3 पोर्टफोलियोज के भीतर से तो कोई आवाज आनी चाहिए ना भाई। हम और लेकिन उत्कर्ष सर, यहाँ पर भी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि वर्तमान में ऐसी केंद्र सरकार है जिसमें तमाम मंत्रालयों का जो कार्यशैली देखने को मिलती है, सारे दिशा निर्देश तो पीएमओ से निकलकर सामने आते हैं। जी, वो प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह पे, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इवन रिचुअलिस्टिक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारे लीडर्स जो हैं, ये हमारे ये तीनों जो लीडर्स हैं जो डिफेंस में हैं, इंटरनल सिक्योरिटी या फॉरेन मिनिस्ट्री में है, ये कॉम्पिटेंट लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो एटलीस्ट इनको तो इंटरवीन कहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं जयशंकर बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं अपने वक्त में और बहुत एक्टिव है इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में। एनडीए की इस सरकार में लंबे टाइम के बाद कोई एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिला है जो लगातार वोकल है, कहीं कड़े होते हैं, कहीं नरम होते हैं। वो हमास और इजराइल के बाद मसले पर भी बात कर लेते हैं, वो यूरोपियन यूनियन को भी टाइट कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी कर लेते हैं, लेकिन वो म्यांमार के इशू पे कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर डेमोक्रेसी मतलब वहां के जो डायरेक्ट हमारे इंटरेस्ट हिट हो रहे हैं ना, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी डायरेक्ट हिट हो रही है, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स डायरेक्ट हिट हो रही है, इसमें आपको कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चीन चाहता है कि जो भारत है वो अपनी सीमा तनाव पूर्ण जो स्थिति से उलझा रहे, और कहीं ना कहीं जो एक आर्थिक लड़ाई चल रही है दोनों देशों के बीच में, इसमें भी पलड़ा चीन का ही भारी नजर आता है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, में एक्ट ईस्ट नीति जो है और जिसका हमने देखा कि काफ़ी एक असर भी देखा, और आप खुद कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक जो है कोशिशों के बाद जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें कहीं ना कहीं जो शांति या फिर जो आर्थिक तरक्की होनी चाहिए थी वो भी देखने को मिली, लेकिन अब जो इग्नोरेंस है, ये सारे जो प्रयास हैं अब ये उल्टे पड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस एक्ट ईस्ट नीति के बारे पर या फिर इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। लेकिन एक्ट ईस्ट जो नीति है उसके मूल में पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों की शांति की थी, क्योंकि पूर्वोत्तर का डेवलपमेंट कैसे करें, और जो एक्ट ईस्ट है उसके अनुसार अफ्रीका की जो बर्मा या म्यांमार है उससे न केवल हमारी हल्की सीमा जुड़ती है, लेकिन तटीय इलाकों से जुड़ने वाला एकमात्र देश है वो म्यांमार है, और म्यांमार के जरिए हम दक्षिण पूर्व एशिया में जा सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करने के 1992 में भारत सरकार ने इससे एक्ट नीति का शुरुआत की थी। इसका हमको फायदा मिला और म्यांमार से हमारे संबंध लगातार मजबूत हुए। अब हमको पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास करना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों को लंबे समय तक हम सुरक्षा का बोझ समझते रहे। इसका मतलब है जब हम किसी एक तो विशेष इलाके को एक सुरक्षा का बोझ समझते हैं, इससे पता चलता है हमारे लिए संकट है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्वोत्तर जो राज्य है, पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से जोड़ने के जो रास्ते वो सीमित है,
ऐसे में हमने लगभग 3 दशक बीत गए हैं और ऐसे स्टेट को इन 3 का फायदा उठा के हम पूर्वोत्तर के राज्यों का इतना विकास कर देना था जब वो कम से कम अपने सरकार तो कर देना था। लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि म्यांमार की जो सीमाएं अपन भारत के नहीं वो 10% 15% हो सकती है और हम कर भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ के जाति सबको जो भारत और म्यांमार में आते जाते रहते हैं आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर अलगाव में लग जाएगा। तो अब इस बात का वो पूरी दुनिया की परवाह को है वैश्विक तौर पर नेतृत्व बात करते हैं लेकिन अपनी सुरक्षा अपनी सरहद देशों हमारे संबंध नहीं हो रहे तो इसका प्रतिफल ये हो सकता है आने वाले समय में कि पूर्वोत्तर के राज्य जो बढ़ रहे हैं आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि यदि जो रोहिंग्या है रोहिंग्या यदि बौद्ध मठों को निशाना कर सकते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में तो आप तक जा सकते हैं। बिल्कुल हमारी सबसे बड़ी चिंता है जब रक्षा जब जो भारत को जानबूझ से घेर लिया बहुत से तरीकों से खींचा है जमीनी विवाद हमारे इसलिए से लगती नेपाल तक की होती है बांग्लादेश से लगती है तो निश्चित तौर पर जी हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा भी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर भारत लोकतांत्रिक छवि के रूप में जिस तरह से जाना जाता है इसको एक लोकतांत्रिक ताकत के रूप में जाना जाता है इन चैनल्स का इस्तेमाल करके इलाके में शांति बहाली की कोशिशें कर सकता है और आप इस पूरी अशांति की जो स्थिति है इसका समाधान क्या मानते हैं किसे मानते हैं? बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री वियतनामी जो धर्मगुरु हैं उन्होंने सुझाया क्या ये चैनल हो सकता है या फिर कोई और रास्ता हो सकता है? देखिए बहुत एक अजीब द्वंद्व है कि म्यांमार बुद्ध का अनुयायी देश है। पूरे म्यांमार में आप देखेंगे तो बड़े पगोडाज और बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं और बुद्ध ने तो अहिंसा और शांति का संदेश दिया पूरी दुनिया को दिया लेकिन उसी बुद्ध के प्रभाव वाले इलाके में इस वक्त लंबे समय से म्यांमार में हिंसा चल रही है। अभी तो सबसे बड़ी समस्या है आप हालात का अंदाजा सिर्फ इससे लगाइए कि जो वहां के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं म्यांमार के जो जुंटा के मुखिया हैं उन्होंने ये कहा है कि हालात ऐसे हो गए कि हमारा देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ये उनके वर्किंग प्रेसिडेंट के बयान हैं। तो अगर वो देश टुकड़े में बंटता है तो क्या हमारी सिक्योरिटी के ऊपर उसका असर नहीं आएगा? क्या वो जो टर्बुलेंस खड़ी होगी हम उसमें क्या रोल प्ले करेंगे? क्योंकि आप याद करें कि अगर ऐसे हालात हैं और ऐसे हालात 1971 के पहले पूर्वी पाकिस्तान में भी थे तो भारत सरकार ने एक बहुत मजबूत इंटरवेंशन किया था। राइट। और उस इंटरवेंशन का नतीजा ये हुआ कि हमको मतलब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश के तौर पर लंबे समय तक हमको एक बहुत भरोसेमंद साथी मिला रहा। हालिया दिनों में पिछले 10 साल को अगर देखें तो कुछ दिक्कतें बढ़ी हैं लेकिन फिर भी कमोबेश बांग्लादेश सबसे बेहतर हमारा पड़ोसी है अभी यहाँ तक कि नेपाल से बेहतर पड़ोसी हो गया है। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं पहली बात है कि भाई कोई देश क्यों टूटे और अगर म्यांमार एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर रहता है तो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करता है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू नहीं आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण से तो भारत की नेहरू के जमाने से पॉलिसी रही है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। लेकिन अब जब हालात इतने बिगड़ चुके हैं आपके नाक के नीचे आपके उस इलाके से बिल्कुल सटे हुए जहां पर की सबसे ज्यादा इस वक्त समस्याएं हैं अगर पूरे मेन लैंड को देखें तो अब ऐसे में हमें अपनी सरकार से निश्चित तौर पर यह अपेक्षा है कि वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा विजिबल इंटरवेंशन करे जो हालात को इतना सुरक्षित करे कि ठीक है कम से कम हमारे
तरफ शरणार्थियों की संख्या ना बढ़े, कम से कम हमारे तरफ जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेज है या जो एक्सटर्नल फोर्सेस इंट्रूडर्स के तौर पर आती हैं, जो कई समय समय पर बयान भारत सरकार के अधिकारी देते रहते हैं, वो रुके। तो मैं उस कंसर्न से देख रहा हूं। अभी एक लॉन्ग टर्म विजन तो अपनी जगह पे है कि भाई डेमोक्रेटिक सेटअप हर देश में होना चाहिए और डेमोक्रेसी एक वैल्यू है, लेकिन फिलहाल बड़ा कंसर्न ये है कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो पाए। बिल्कुल, आपने जो चिंता जताई है ये वाजिब भी है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, 71 के से पहले की जो स्थिति उत्कर्ष सर ने दी है, उस वक्त की केंद्र सरकार और मौजूदा जो केंद्र सरकार है, दोनों की नीतियों को किस तरह से आप अगर आंकना चाहेंगे कि वर्तमान में क्या किए जाने की ज़रूरत है, और पिछली 71 में जो केंद्र सरकार थी उसने किस तरह से स्थिति का सामना किया था, और बांग्लादेश अब जो है एशिया की जो है उभरती हुई आर्थिक ताकत के रूप में भी लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। तो जो रोल हम प्ले करते आए हैं उस रोल में ही क्यों पिछड़ते दिख रहे हैं? प्रोफेसर ब्रह्मदीप, किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन को? देखिए, उत्कर्ष सर ने बहुत दिलचस्प सवाल उठाया और उनके सवाल ढूंढे भी जाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी रक्षा का मुद्दा, आपकी सरहदें असुरक्षित हो तो फिर आप आगे बढ़ के कदम उठाएं। लेकिन म्यांमार कहना पड़ता है क्योंकि म्यांमार में जो है हम तो उस सैन्य तानाशाही से भारत का तो सैन्य तानाशाही से सुरक्षा कानून की सुरक्षा हमारी विभिन्न सरकारों को स्थापित करना पड़े, लेकिन चलाना गया ये सब चलता तो देश में, लेकिन जो केंद्र की नीति है, केंद्र को बढ़कर मध्यस्थता की दुष्प्रभाव करते हैं। तो अब यदि इसका जो लंबे प्रयास के बाद उनमें पुनः द्वंद्व करना है, उनका पुनः संघर्ष होता है, वो पुनः सेना है। तो इस स्थिति से बचने के लिए पुनः अराजकता से बचाने की शांति स्थापित करना ही हो। बिल्कुल, शांति स्थापित करने की कोई भी प्रयास दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यदि यह कुछ हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम वैसे हितों की रक्षा करने हो रहे हैं, जो देश के लिए दुर्भाग्य है, और पूरे के पूरे इलाके में कहीं ना कहीं जो भारत की छवि है और भारत की जो स्थिति है उसको भी कमजोर दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपका भी, आपने समय निकाला, उत्कर्ष सर आपका भी कि आपने समय निकाला स्ट्रेट टॉक के लिए। और हमने आज ये समझने की कोशिश की अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि म्यांमार की जो स्थिति है, जो अशांत बना हुआ है, और ख़ुद अगर वहाँ के जो सैन्य राष्ट्रपति वो कहते हैं कि ये परिस्थिति आ गई है कि शायद कई टुकड़े हो जाए इस मुल्क के, और भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि भारत अगर अपनी सीमाओं में इसी तरह से उलझा रहेगा तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फ़ायदा चीन को मिलता दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन में भारत की एक भूमिका है, भारत की एक छवि है, उसको भी एक नुकसान पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हम यही उम्मीद करेंगे कि भारत की जो केंद्र सरकार है वो इस मसले पर कुछ ठोस कदम उठाएगी, कुछ ठोस वार्ता की पहल करेगी, और जो कि मिजोरम, मणिपुर और जो भारत के जो अन्य पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर आर्थिक तरक्की, वहाँ पर शांति, ये सब सुनिश्चित कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। लेकिन आपसे निवेदन, info@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक अवश्य भेजते रहिए, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का मुझे रोज़ इंतज़ार रहता है। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।